नमस्कार, जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। साल 2020 में दिल्ली में हुए दंगों के दौरान दिल्ली पुलिस के जवान पर बंदूक तानने वाले आरोपी शाहरुख पठान एक बार फिर चर्चा में है। दरअसल शाहरुख पठान का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें भीड़ शाहरुख पठान का जबरदस्त तरीके से स्वागत कर रही है। शाहरुख पठान पिछले दिनों पैरोल पर छूटकर बाहर आया और अपने घर पहुंचा। उसका स्वागत करने के लिए पूरा मोहल्ला उमड़ पड़ा। उसके घर पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने बड़ी गर्मजोशी से शाहरुख पठान का स्वागत किया मानो कोई सेलिब्रिटी आ गया हो। और आज की बहस इसी मुद्दे पर होगी कि आखिर दिल्ली दंगों के आरोपी और खासकर दिल्ली पुलिस का एक जवान जिस पर बंदूक तानने का उस पर आरोप है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई, हमने आपको दिखाई, और आरोपी का स्वागत किस लिए किया गया। पिस्टल लहराते हुए हिंसा को बढ़ावा देने वाले आखिर इस शख्स को हीरो क्यों बनाया जा रहा है और शाहरुख पठान का स्वागत किस सोच की तरफ इशारा कर रहा है, सवाल रहेंगे। चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले कुछ रिएक्शंस। शाहरुख खान ने जो किया, शाहरुख पठान जो भी उसका नाम है, उसने जो किया वो माफ करने लायक नहीं है। उन्होंने जिस प्रकार से बंदूक तानी और जिस प्रकार से कृत्य किया और दंगे पीड़ित में उसका नाम आ रहा है, वो माफी के लायक नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से ये सब किया जा रहा है, ये दिखाता है कि एक पर्टिकुलर कुछ लोग जो चाहते हैं कि दिल्ली में अशांति रहे, दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं अस्थिरता रहे, और उसको ग्लोरीफाई करने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी इसकी सख्त शब्दों में निंदा करती है। ये बहुत ही घटिया बात है। अगर कोई भी दंगाई और गुंडे या किसी भी क्रिमिनल का स्वागत कोई करे तो इसके अंदर कोई अच्छी बात नहीं है। मगर दुख की बात यह है कि इसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने कई वर्षों पहले की। मैं कहना चाहता हूं कि किसी को न्यायपालिका जो कोई राहत देती है उस पर किसी को भी किसी प्रकार का ऐतराज या कोई चाहे किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, कोई छोटा अपराधी हो, बड़ा अपराधी हो, अगर जो अपराध मुक्त होता है न्यायपालिका से तो फिर उस पर उंगली नहीं उठनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि शाहरुख खान को जो घर जाने की इजाज़त न्यायपालिका ने दी है, मैं उस पर इसलिए अपना वक्तव्य दे रहा हूँ कि ये न्यायपालिका का एक अपना फैसला है। और बढ़ते हैं आगे, चर्चा करें उससे पहले कुछ सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं। दरअसल सवाल यह है कि दिल्ली दंगे के आरोपी शाहरुख पठान का आखिर स्वागत क्यों? पिस्टल लहराते हुए हिंसा को बढ़ावा देने वाला आखिर हीरो कैसे बन गया? शाहरुख पठान का सेलिब्रिटी की तरह स्वागत, आखिर इसके मायने क्या हैं और ये किस सोच को दर्शाता है? इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों से। अब से कुछ देर में वे हमारे साथ होंगे और उनका एक छोटा सा परिचय, एक छोटा सा तारुफ करवाते हुए इस चर्चा में बढ़ेंगे आगे। हमारे साथ इस वक्त पैनल में मौजूद हैं हरिशंकर गुप्ता जी, जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और सतीश गर्ग जी हैं प्रवक्ता बीजेपी के। मिनाज अहमद मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ हैं, और डॉक्टर रोमा कुमार मनोवैज्ञानिक हैं। सुशील कौशिक साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत करेंगे सतीश जी आपसे। एक शख्स जिसकी तस्वीर वायरल होती है, दिल्ली पुलिस के एक जवान जो कि दंगों को शांत कराने की कोशिश में जुटा हुआ है, उस पर पिस्तल दाने खड़ा है और गोली भी चलाई जाती है जान लेने की मंशा से। मात्र 23 साल उम्र। वो अपने पिता को घर पर देखने के लिए पैरोल पर आता है। कोर्ट ने आदेश दिया कि आप पैरोल पर घर जाइए, अपने बीमार पिता को देखिए। उसका स्वागत हो रहा है, नारे लगाए जा रहे हैं। सर, ये क्या सोच है? आप जो कह रहे हैं वास्तव में बड़ी सोचने वाली बात है कि एक व्यक्ति जिसने पुलिस पर ना कि और किसी पर नहीं, सीधी सीधी पिस्तौल लहराई, उसका स्वागत हो रहा है। जहांगीरपुर में जो दंगा कर रहा था अंसार, आपने उसका स्टाइल देखा होगा, वैसा लग रहा था शायद वो हीरो हो। ये जो सोच निकल कर आई, इसके पीछे कौन लोग हैं, कौन लोग ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं? तो ये पहली घटना नहीं है, क्योंकि जब कश्मीर में आप देखते थे जो आतंकवादी हैं, उनके जनाजों के अंदर जिस तरीके से लोग जाते थे और कुछ लोग उनके बचाव में खड़े होते थे, और जब वो सच्चाई सामने आ रही थी तो जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री ये कह रहे थे सब झूठी फिल्म है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, और यासीन मलिक को कल ही आपने देखा कि कोर्ट ने सजा दी है एनआईए ने। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ लोग हैं जो ऐसे लोगों की सोच को बढ़ावा देते हैं।
अगर आपको सही समझना हो तो इस बात को समझ सकते हैं। अभी एक ऑर्डर आया है दिल्ली सरकार का, उसमें लिखा गया है कि अल्पसंख्यक समुदाय के जो बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं उनकी कोरोना की फीस माफ कर दी जाए, बाकी बच्चों को क्या होगा। यानी तुष्टीकरण की एक हद और ऐसे ऐसे लोगों को समर्थन करना। और अभी एक सज्जन कह रहे थे, मुझे चेहरा नहीं दिखाई दिया उनका, वो ये कह रहे थे कि नहीं नहीं ये बीजेपी ने शुरू किया। यानी आप किस हद तक गिर जाएंगे। आज ऐसे गुंडों का, इस तरह के लोगों का मुकाबला, और पिछले इसने किया वैसे किया, आप सीधी सीधी नहीं कह सकते कि ये आतंकवादी हैं, ये गुंडे हैं। इनके पार्षद, आम आदमी पार्टी के पार्षद इनका नेतृत्व करते हैं। ये सोच पीछे खतरनाक है, जिसके कारण इन ऐसे लोगों को हौसला मिलता है ऐसी सोच को और ऐसी सोच के लोगों को खत्म करने की। हाँ सतीश जी, मैं आपको बता देता हूं कि वो प्रवक्ता हैं और विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, सौरभ भारद्वाज उनका नाम है। और ये उस वक्त का जिक्र वो कर रहे थे जब दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन हुआ, और फिर उसके बाद जब बीजेपी ने जेल से छूटकर जो आरोपी आए थे उनका जब स्वागत किया था, ये उस संदर्भ में था। मैं आऊंगा फिर सर आपके पास, तो मैं इस बात को कह सकता हूँ, मैं सर फिर आऊंगा आपके पास। उनको गुंडा कहना, तो आप समझ लीजिए इनकी सोच क्या है, किस हद तक गिरेंगे। और कश्मीर फाइल्स का मजाक उनके सर आम आदमी पार्टी के हर प्रवक्ता के सेंटेंस की शुरुआत ही यहीं से होती है कि बीजेपी लफंगों की पार्टी है, गुंडों की पार्टी है। आप चाहे उनके किसी भी प्रवक्ता के, दिल्ली में जो इस वक्त एक्टिव हैं, चाहे आतिशी के आप बयान सुन लीजिए, चाहे सौरभ भारद्वाज के सुन लीजिए, चाहे हरियाणा प्रभारी सुशील गुप्ता के सुन लीजिए, वो उनकी शुरुआत ही इस लाइन से होती है। बाकी इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। हरिशंकर गुप्ता जी हमारे साथ कांग्रेस से हैं। हरिशंकर जी, ये क्या सोच दर्शा रही है, एक ऐसा शख्स जिसको पुलिस पर पिस्टल तानने के आरोप में जेल भेजा गया और लंबे वक्त से 2-2.5 साल से वो जेल के अंदर है, और वो अपने पिता को देखने के लिए आता है, पूरा मोहल्ला शाहरुख शाहरुख की आवाज से गूंज उठता है। ये क्या संदेश है सर? हजारों शाहरुख तैयार होंगे ऐसे, आपको नहीं लगता? त्रिपाठी जी देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि सरकार का काम है अमन शांति कायम करना, अमन शांति को बना के रखना। और शाहरुख पठान जैसे लोग हर समुदाय के अंदर हैं, उसमें आप अभी प्रवक्ता बोल रहे थे, हमारे साथी हैं सतीश गर्ग जी, हमारे साथी रहते हैं, वो जिस ढंग की भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो शाहरुख पठान के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, वो एक समुदाय के खिलाफ बात कर रहे हैं। वो इशारा जो बार बार कर रहे हैं, वो शाहरुख पठान के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। शाहरुख पठान ने गलत काम किया, सरकार ने, पुलिस ने कार्रवाई की, कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया है, उसको सजा सुनाई है, 4 घंटे का पैरोल मिला है। शाहरुख खान जेल में बैठकर यह गुनाइज नहीं कर रहा था कि मेरे स्वागत के लिए इतने लोग इकट्ठा होंगे। सवाल यह है कि शाहरुख पठान जैसे लोग हर समुदाय के अंदर मौजूद है। साक्षी महाराज उत्तर प्रदेश के अंदर कुलदीप सेंगर से मिलने जेल में चले गए धन्यवाद करने के लिए, जो केस रेप केस में अक्यूज था, उसको देख के कितने लोगों के मन पर क्या प्रभाव पड़ा होगा उसकी अंदाजा नहीं है। टोनी मिश्रा गृह मंत्री रहते हुए अपने लड़के को बचाने के लिए तमाम तरह के गवाह, तमाम तरह के तथ्यों को तोड़ते मरोड़ते रहे, उसका लोगों के जनमानस के ऊपर, नौजवान लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको भी देखना चाहिए। सवाल यह है कि सरकार की नीति अगर संतुलित होगी, सरकार की नीति सबको स्वीकार्य होगी और सरकार की नीति सही होगी, तो इस दंगे का माहौल नहीं बनेगा। अब सवाल यह कि शाहरुख पठान ने दंगे के अंदर पिस्तौल लहराई, किस उत्तेजना में लहराई, किस बात को से सहमत होकर, कन्विंस होकर इस लेवल पर आके उन्होंने इस प्रकार का कृत्य किया, जो कि कानून के विरोध में था, कानूनन गलत था, समाज के गलत था और सबके लिए वो जनहितैषी नहीं था। जो बात उसके पीछे थी उसको भी हमें समझना चाहिए। सीएए और एनआरसी का जो विरोध करने के लिए पूरे देश में सरकार का जो कानून बना, उसके खिलाफ में जो आग लगी, आप ये समझिए कि अगर इसी प्रकार से सरकार की नीतियां इसी प्रकार से चलती रही, तो ये उन्माद, इस प्रकार की जो अस्त व्यवस्था आगे भी बढ़ेगी, कम नहीं होगी, और शाहरुख पठान जैसे लोग हर समुदाय से निकलकर और आगे बढ़कर दंगा करेंगे। ये मेरा कहने का मतलब, इस बात को भी हमें समझना चाहिए। ठीक है सर, हमारे साथ सुनील कौशिक साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुनील जी, जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये इसके पीछे जाने की जरूरत है कि उसने आखिर बंदूक क्यों उठाई, ये तो एक आदर्शवादी बात हो गई, एक आइडियोलॉजी वाली बात हो गई, एक दार्शनिक वाली बात हो गई। कितना ये प्रैक्टिकल दिखाई देता है जिसकी बात कर रहे हैं गर्ग साहब? माफ कीजिएगा गुप्ता जी। देखो, हर राजनीतिक दल का नेता अपने हिसाब से बात करेगा, अपने कार्यकर्ताओं को बचाने की बात करेगा, अपने कार्यकर्ताओं द्वारा जहां जिस समुदाय को, जिस घटनाओं को समर्थन दिया जा रहा है उसका बता। लेकिन ये सारे राजनीतिक दलों को सोचना पड़ेगा पाटिल कि हम लोकतंत्र को ले कहां जा रहे हैं। आखिर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा
तो न विचार रहेंगे न विचारधारा। और हर राजनीतिक दल के बड़े नेता से या बड़े प्रवक्ता से आप ऑफ कैमरा करके बात करिए तो वो सब बात करते हैं, और जैसे ही ऑन कैमरा होता है सब उनको अपनी अपनी बातें रखने का मौका, इस तरीके से कहने का मौका होता है कि सब कुछ उनके कार्यकर्ता जो उनके समर्थक कर रहे हैं वही सब सच है, और बाहर विरोधी दल नेता है या विरोधी दल के कार्यकर्ता है वो कर रहे हैं वो बहुत कर रहे हैं। ये सब मुझे लगता है कि राजनीतिक संदेश जो जाना चाहिए वो आज के हालातों में नहीं जा पा रहा है, और हम कौन सी पीढ़ी को या कौन से ऐसे समर्थन को हम तैयार कर रहे हैं कि 2 दशक बाद इस देश का क्या हाल हो। ये मैं सारे राजनीतिक दलों को कह रहा हूं, कोई भी राजनीतिक दल का व्यक्ति नियम तोड़ता है, कानून तोड़ता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वो किसी भी समझ, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, कोई भी हो। लेकिन एक बचाव के रूप में जब पार्टी निकल के आती है और कहती है सही ठहराने का उसका प्रयास करती है, तब लगता है कि जो लोग हैं, जहां लोकतंत्र पर लोग भरोसा कर रहे हैं, जहां जाते हैं वोट डालने के लिए और कहते हैं कि हमारे समर्थन की सरकार आएगी, और जब ऐसी घटनाओं का जिक्र जब आता है और वो सत्ता में बैठे हुए दल जब उसका समर्थन कर रहे हैं, तो कभी इन लोगों ने सर्वे कराया कि उसका क्या होता है? एक ही काम होता है कि दोबारा जब उनको मौका मिलता है तो वो सत्ता से वापस भेजते हैं आपको, जहां आपकी जगह होनी चाहिए। तो जो जिस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं, ये कौन सा तरीका है कि उसने बंदूक उठाने का क्या तरीका है? बंदूक उठाने का तरीका तो सब उठा सकते हैं। बेरोजगारी नहीं है क्या इस देश में? तो सारे बेरोजगार बंदूक उठा लें क्या? क्या सारे लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, सारे लोग व्यवसाय नहीं मिल पा रहे हैं, तो क्या वो सारे लोग बंदूक उठा लेंगे क्या? एक तरीका होता है, एक जन समर्थन के लिए लोकतंत्र में कुछ अच्छी बातें आप कहना चाहते हैं तो इसके लिए महात्मा गांधी का एग्जाम्पल हमारे देश में देते हैं, ठीक है कि नहीं? किस तरीके से उन्होंने आजादी दिलाई। तो अब ऐसा थोड़ा ही है कि सारा कुछ डंडे के बल पर और बंदूक के बल पर आप करने लगेंगे। ये बदलाव की इस देश को आवश्यकता है और आप बदलना भी चाहते हैं, अपनी विचारधारा को आप पनपाना चाहते हैं इस देश में, तो बंदूक नहीं हो सकती। उस प्यार से, उन लोकतांत्रिक मूल्यों के धोवर से, उस संवैधानिक तरीकों से आप उनमें बदलाव कीजिए, तो हो सकता है कि आपका सम्मान होगा। लेकिन इन सब चीजें जो हरकतें हो रही हैं आज किसी भी देश के कोने से आप देखिए, मुझे नहीं लगता कोई भी राजनीतिक दल इससे अछूता है। सारे राजनीतिक दलों का यही हाल है कि अपने लोगों का बचाव करना, चाहे उसने गलत काम किया है चाहे उसने सही किया। आज एक राजस्थान में हो जाए तो बीजेपी वाले हंगामा करने लगते हैं, एक उत्तर प्रदेश में कोई घटना हो जाए तो कांग्रेस के लोग करने लगते हैं, वही आप पार्टी यहां आरोप लगाने लगती है, पंजाब में हो जाए तो भाजपा आरोप लगाने लगती है। एक ही घटना की बात कर रहा हूं, एक ही तरीके की घटना हो, उसको एक्सप्लेन अपने अपने हिसाब से अलग अलग स्टेट में अलग अलग राजनीतिक दल करना। तो ये समझना, समझदार है आप, सोशल मीडिया पे हैं, जनता बहुत जागरूक है, सब आपको समझती है, और इन सब चीजों से आप लोगों को कहा। लेकिन सर एक चीज और आपसे मैं समझना चाहूंगा कि ये आखिर जिस तरह से वीडियो सामने आया, ठीक है, वो हो सकता है कि शाहरुख को गिल्ट हो उस बात का, हो सकता है वो सजा काट रहा है और हो सकता है कोई परिवर्तन उसके अंदर आया, लेकिन आपको नहीं लगता इस तरह का जो जब लोगों की तरफ से उनके आपके नाम के नारे लगने लगे तो एक उत्साह आता है, एक आत्मविश्वास पैदा होता है कि ठीक है जी, हम तो हीरो हैं, हमें तो लोग स्वीकार कर रहे हैं, हो सकता है आगे आने वाले समय में इलेक्शन भी लड़ लें, तो ऐसे हजारों शाहरुख पैदा हो जाएंगे। नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत, लेकिन मैं इसमें और भी थोड़ा सा प्लस करूंगा। इसके लिए मीडिया भी दोषी है। हाँ, यदि वहां नारे लगते हैं तो वो मीडिया पूरे देश में दिखाती है। सर सोशल मीडिया से शुरुआत हुई है, सोशल मीडिया पर जब वायरल होने लगा तो मीडिया को दिखाना लाजिमी होता है। मैं वही कह रहा हूं, मैं सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, मैं कोई मीडिया हो, ऐसे लोगों का बहिष्कार क्यों नहीं होता? ऐसे लोगों को हम नेग्लेक्ट क्यों नहीं करते? ऐसे लोगों को हम अनदेखा क्यों नहीं करते? ये सब समझना पड़ेगा ना कि जब हम इस चीज का विरोध करने लगेंगे, हो सकता है 50-100 लोगों की संख्या में समर्थन हो सकता है किसी राजनीतिक दल ने प्रोपेगेंडा अपना दिया हो, जब वो आएगा तब आप नारे लगाइए, हो सकता है कुछ युवा उससे प्रोत्साहित हो गए हों। इन सब चीज की जिम्मेदारी सारे वर्ग की बनती है, सारे स्तंभों की बनती है। हम लोगों को भी समझना पड़ेगा कि ऐसी घटनाएं होती हैं जहां किसी को हीरो बनाने का प्रयास किया जा रहा है, उन घटनाओं को हमको नजरअंदाज करना पड़ेगा, बाइकाट करना पड़ेगा। और दूसरा, ये सरकार की जिम्मेदारी है। ऐसी घटना पे वहां समर्थन होता है, जिंदाबाद के नारे लगते हैं, तो उन लोगों को चिन्हित करके सबसे पहले तो समझाया जाए कि इसने असंवैधानिक काम किया है। हो सकता है उनके समर्थक लोग जो है, अब जैसे कोई घर में कोई घटना होती है, कोई चोरी होती है, तो घर वाले नहीं तैयार होते हैं कि नहीं, चोरी कर ही नहीं सकता। तो हो सकता है वहां जन समुदाय में ये कहा गया हो कि भाजपा ने उसको फंसाने का काम किया है, राजनीतिक दल से षड्यंत्र रचा गया है। तो ये सारी चीजें हो सकती है। मैं इसको ये नहीं कह रहा कि जिंदाबाद के नारे क्यों लगाए, लेकिन इसके पीछे जाने की आवश्यकता है
और यदि ऐसी घटना हुई है, जानबूझ के घटना हुई है, उसको हीरो बनाने का प्रयास किया है, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे तत्वों पर कड़ी कार्रवाई करे। जिस तरीके से इस वीडियो का संदेश जा रहा है उसको हीरो बनाने का, उसके बाद दूसरा भी वीडियो आना चाहिए कि ऐसे हीरो को कैसे कुचला जाता है, उनके समर्थनों को कैसे कुचला जाता है। इसका भी एक वीडियो सरकार की तरफ से जाना चाहिए, प्रशासन की तरफ से जाना चाहिए, तब मुझे लगता है कि संदेश। बिल्कुल सर, और किस किस बात के पीछे जाएंगे, अगर क्यों पिस्तल तानी, इसके पीछे भी जाना पड़ेगा फिर, और आखिर ये वीडियो में लोग क्यों नारेबाजी कर रहे हैं, इसके पीछे भी जाना पड़ेगा। तो इस पूरे मामले में और गहराई तक जाने की जरूरत है, और हमारे साथ बीजेपी के भी प्रवक्ता हैं, निश्चित रूप से उस पर भी कुछ इस बारे में सतीश गर्ग जी अपना विचार जरूर रखेंगे। सतीश जी, एक शख्स जो एक कानून का विरोध कर रहा है, वो कानून से इतना त्रस्त है, कांग्रेस के प्रवक्ता के अगर शब्दों में कहूं तो वो ये कह रहे हैं कि उसके पीछे जाने की जरूरत है, कि सरकार ने ऐसा कानून बनाया कि वो इतना परेशान हो गया कि उसे पिस्तौल उठानी पड़ गई, और उसके बाद अब ये वीडियो सामने आता है। जो बात आप कह रहे हैं, जो बात मैं कहना चाह रहा था, वो कांग्रेस के प्रवक्ता ने सिद्ध कर दी। मैं कह रहा था कि कोई लोग हैं इनके पीछे, जो इनके उन्माद के पीछे हैं, जो शय देते हैं। अगर राहुल गांधी वहां पर ये कहते हैं कि नहीं, अल्पसंख्यक समुदाय को तो जरा परेशान किया जा रहा है, तो उनके प्रवक्ता कहते हैं हाँ, अगर वो पिस्तौल भी उठा रहा है तो कोई कारण होगा। इसका अर्थ है कि इनको सारे कारण नजर आ रहे हैं। कह रहे थे कि मैं शायद किसी समुदाय के विशेष के विरोध में बोल रहा हूं, मैं उनके विरोध में नहीं बोल रहा, मैं उनके विरोध में बोल रहा हूं जो उनके पीछे खड़े होकर उनको उत्तेजित कर रहे हैं। कह रहे हैं चिंता मत करो, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, उठा लो पिस्तौल, देखते हैं तुम्हारा कौन क्या बिगाड़ेगा, लगा लीजिए नारे। आपके देखते हैं कि इंक्रोचमेंट पर कौन आएगा, तो अमानतुल्लाह खां खड़े हो जाएंगे, हरिशंकर गुप्ता खड़े हो जाएंगे। क्यों खड़े हो जाएंगे? क्योंकि इनको वोट बैंक की चिंता है, देश की चिंता नहीं है। देश जाए भाड़ में, इनको सिर्फ अपना वोट बैंक चाहिए। आखिर क्या कारण है, उसमें क्या उत्तेजना थी, और वो उत्तेजना चुनाव के बाद कहां चली गई, क्या हो गया एनआरसी में? इसका अर्थ है कि कुछ ना कुछ लोग हैं, और खाली उन्हीं का फन नहीं कुचला जाना है। बताइए कौन से समुदाय के लोग थे उस शाहरुख के साथ में नारे लगाने वाले? कौन लोग थे? अमानतुल्लाह खां के साथ खड़े हुए कौन लोग थे? किसकी शय पर खड़े थे? तो खाली उन्हीं को। मैं कौशिक जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं। जिस तरह कल एक संदेश गया दिल्ली के अंदर, एक अफसर ने और उसकी पत्नी ने, वो भी आईएएस थी, अपने कुत्ते को घुमा रही थी त्यागराज स्टेडियम के अंदर, तो केंद्र सरकार ने संदेश दिया, एक को लद्दाख, एक को अरुणाचल प्रदेश भेजा कि ये दिल्ली है, कोई मजाक नहीं है, यहाँ पर शासन ठीक ठाक है। तो ऐसा ही कोई संदेश निश्चित रूप से ऐसे सभी लोगों के खिलाफ, और खास तौर पर मैं बड़ा अचंभित हूं ऐसी भाषा से, वो कह रहे उठा लेनी चाहिए पिस्तौल। पिस्तौल उठाने में क्या है? तो ये उन्मादी लोग जो उनके पीछे हैं, चाहे कांग्रेस के लोग हैं, चाहे आम आदमी पार्टी के लोग हैं, जो चाहते हैं, क्योंकि मुझे मनमोहन सिंह जी का वो बयान ध्यान है, जिस समय वो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा देश के संसाधनों पर सबसे ज्यादा अगर पहला कोई हक है तो अल्पसंख्यक समुदाय का। क्यों है अल्पसंख्यक समुदाय का? क्योंकि इनको वोट बैंक की चिंता है। इसलिए ये देश को छोड़कर किसी भी तरीके से चले जाएं, चाहे वो हथियार क्यों नहीं उठा ले, चाहे उनका कोई भी स्वागत क्यों ना हो, किसी ना किसी छोटी मोटी घटना से उसकी तुलना करके कहेंगे नहीं साहब देखिए ना जी, वो बीजेपी वाले कर रहे थे। क्यों साहब, इन बातों का तुलना हो सकती है क्या किसी बात की? लेकिन इनका एक ही काम है कि किसी भी तरीके से वोट बैंक का झगड़ा हो रहा है कि कांग्रेस मुस्लिम समुदाय का वोट लेगी या आम आदमी पार्टी लेगी, इसलिए उनके समर्थन में चाहे वो कुछ भी करें, जाकर खड़े हो जाओ। इस बात की कोई परवाह नहीं कि एक शाहरुख पिस्तौल तानता है पुलिस के ऊपर, और दूसरा अंसार वो पुलिस वालों के ऊपर पत्थर मारता है, पिस्तौल तानता है। इनको मतलब सिर्फ अपने वोट बैंक से। निश्चित रूप से ऐसे फनों को कुचला जाना चाहिए, और सरकार निश्चित रूप से इसका संदेश देगी। निश्चित रूप से। अब चूंकि देखिए कानून व्यवस्था का मसला है, तो यहाँ पर कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ने देनी चाहिए, और साथ ही जरूरत है कि जो एक नई पौध हमारे देश की तैयार हो रही है, उन लोगों में कम से कम गलत संदेश ना जाए कि उन्माद करना या हथियार उठा लेना बहुत अच्छी बात है, और जैसे आजकल के युवाओं की जो भाषा होती है कूल लगता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अपराध का जो अंजाम है वो सजा ही है, और भारत की जो कानून व्यवस्था है बहुत सख्त है। और इस तरह के दंगों के मामलों में खास करके इसे बहुत गंभीरता से देखे जाने की जरूरत है। हमारे साथ कांग्रेस के भी प्रवक्ता हरिशंकर जी मौजूद हैं। हरिशंकर जी, शाहरुख पर जो आरोप हैं इसके बारे में आप सभी जानते हैं कि 24 फरवरी 2020 को हिंसा के दौरान हेड कांस्टेबल को मारने की कोशिश की, बंदूक से मारने की कोशिश की। बहुत सारे सवाल उसके पीछे खड़े हुए, जांच चल रही है कि बंदूक कहां से आई, और हथियार, एक 23 साल का लड़का जो कि हथियार लेकर सड़क पर उतर जाता है, उसके पीछे आखिर ऐसी कौन सी पावर है कि उसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि पुलिसकर्मी के ऊपर उसने पिस्टल तान दी। ठीक है, उसे हो सकता है जेल में रहकर के गिल्ट भी आया हो, और हो सकता है कि वो इस बारे में
प्रायश्चित करना चाह रहा हो, लेकिन जब वो वहां पहुंचता है, गली मोहल्ले के लोग उसके नाम की जय जयकार करने लगते हैं, उसका नाम पुकारते हैं, फोटोज लेते हैं, सेल्फीज खिंचवाने लगते हैं, तो जेल में जाने के बाद भी उसका वो कॉन्फिडेंस नहीं टूटेगा, उसका वो जो मानसिक स्तर है वो तो वहीं बना रहेगा। तो ऐसे लोगों के इस तरह के वीडियोस सामने आने के बाद क्या संदेश जाता है सर? त्रिपाठी जी, मैंने जो कुछ भी पहले कहा वो हाँ। बिल्कुल भी राजनीति से प्रेरित नहीं था। हाँ मैंने बड़ी साफ ईमानदारी से जो बात कहना चाहिए था मैंने वो ईमानदारी से कही है। हाँ लेकिन हमारे जो दोस्त साथी प्रवक्ता हैं हाँ। वो तो कूट कूट कर भरा हुआ है उनके अंदर जहर, हम्म जिसको कहीं ना कहीं तो उन्होंने उगलना है, कहीं ना कहीं तो लोगों के मत पे तोड़ना है उनको। हम्म और जो जिस तरीके की भाषा, जब शलभ मणि त्रिपाठी टेलीविजन चैनल पे जो भाजपा के प्रवक्ता के रूप में बैठकर ये कहते हैं कि अब तो देश के अंदर यही होगा, यही आग लगेगी, जो आग इसको रोकना है वो रोक लो, जब इस ढंग की मानसिकता इनकी बन जाएगी तो उसी के ऊपर मैं बात कर रहा था। तो इस देश को बचाने वाला कोई नहीं बनेगा। मुगलों से लड़े, अंग्रेजों से लड़े, उनके गुलाम रहे, अंग्रेजों के गुलाम रहे, कांग्रेस पार्टी ने देश को आजाद कराया, विकास की राह पर डाला। हाँ। आज यही लोग दोबारा से हिंदू मुसलमान करके पाषाण युग में हमको ले जाना चाहते हैं। उसी तरीके की गुलामी करते हैं। आज श्रीलंका में जो हालत हुई है वो इन्हीं लोगों की मानसिकता जैसे लोगों की वजह से हुई है। आज वहां का यूथ निकला है, सड़क पर आया है, वो कहता है कोई जाति, कोई धर्म, कोई भाषा को वोट नहीं, सिर्फ देश का विकास हमें चाहिए, देश की तरक्की हमें चाहिए। तो देश बर्बाद होने के बाद में अगर ये सोच सामने आई है तो बेहतर ये है, इन लोग को समझना चाहिए कि वो मंजर आने से पहले ही, वो स्थिति आने से पहले ही हम सुधर जाएं, हम सुधर जाएं और इस देश को तोड़ने से, टूटने से बचाएं इस देश को। मैं तो हैरान हूं, आज इस देश ने इस पार्टी को सरकार में बैठने का मौका दिया है, दूसरा उनका दौर है सरकार में बैठने का, और वो देश को तोड़ने, उसके सारे के सारे नुमाइंदे जितने भी हैं छोड़ रखे हैं फिदाइन लोगों की तरीके से, और देश को तोड़ने में लगे हुए, देश को बनाने में नहीं लगे हुए। कांग्रेस ने बड़ी मुश्किलों में इस समस्या से निजात दिलवाई थी, देश को विकास के रास्ते पर डला था। आज नेहरू जी की पुण्यतिथि है, उनको याद करके यही कहा गया था कि साइंटिफिक टेम्पर को सामने रखकर उन्होंने देश में विकास की नींव डाली थी, जिसको ये भी नहीं मानते। जब इनको जरूरत पड़ती है तो गांधी जी के पैर पकड़ते हैं, जब जरूरत पड़ती है नेहरू जी के पैर पकड़ते हैं, जब जरूरत पड़ती है सरदार पटेल को पिता बना लेते हैं। सवाल यह, इनका अपना क्या है? आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं रहा। तो गांधी किसके हैं सर? गांधी किसके हैं? सरदार पटेल किसके हैं? आप तय करेंगे। पूरे देश के हैं। तो बीजेपी बाहर है कहीं? बीजेपी देश से बाहर है क्या सर? कांग्रेस देश से बाहर है क्या? आम आदमी पार्टी देश से, वो देश के ही है सर। आइडियोलॉजी को लेकर चलना अच्छी बात है। अगर गांधी जी के विचार भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या कोई अन्य राजनीतिक दल लेकर चलता है तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है सर? ईमानदारी से करें ना त्रिपाठी जी। हाँ, ईमानदारी सर, ईमानदारी है या नहीं ये जनता तय करेगी। एक छोटा सा ब्रेक में ले रहा हूं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और कुछ और पहलुओं को छूने की कोशिश करेंगे। बहुत जल्द लौटते चर्चा में।
और ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। हमारे साथ इस वक्त मिनाज अहमद साहब जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। मिनाज जी, बहुत स्वागत है आपका। और जिस तरह का आज एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ, एक शख्स जो कि दिल्ली में हुए दंगों के दौरान एक पुलिसकर्मी को जान से मारने की कोशिश करने का आरोपी है। तिहाड़ जेल से वो अपने पिता को देखने के लिए वहां पहुंचता है और वहां पर उसके नाम के नारे लगने लगते हैं। क्या इस तरह की नारेबाजी, क्या इस तरह का समर्थन हजारों उस तरह के आरोपी पैदा करने का काम नहीं करेगा सर? अहमद साहब, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? मिनाज जी, मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है मिनाज साहब तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है और वो प्रश्न मेरा नहीं सुन पा रहे हैं। कोशिश करेंगे उनसे एक बार फिर संपर्क करने की और बातचीत को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं हरिशंकर गुप्ता जी, उनसे बात हो रही थी। हरिशंकर गुप्ता जी, विरोध सीएए का था या सरकार का था या सरकार की सोच का था कि बंदूक उठाने तक की नौबत आ गई? आप तो बड़ा आश्चर्यचकित हो रहे हैं त्रिपाठी जी। हाँ, आप तो आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि इस देश के अंदर कभी विरोध के स्वरूप के अंदर हथियार नहीं उठाए गए। हाँ, जब हम अपने जुलूसों के अंदर हनुमान जयंती के नाम पर भाले और तलवार लेकर, त्रिशूल लेकर चलेंगे, यानी पुलिस वालों पे नहीं चलाए गए थे सर? उसमें तो कोई रोकने नहीं, पुलिस वालों पर नहीं चलाए गए थे। हमने एक एक पल, एक एक मोमेंट को कैप्चर किया था सर। हमने ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की थी। पुलिसकर्मी पर किसी ने तलवार या भाले नहीं ताने थे सर। हथियार संदेश देने के लिए होता है, हथियार देखता किसी को नहीं है। माफ कीजिएगा त्रिपाठी जी, आप गलत सोच रहे हैं। हथियार किसी को दिखाने के, उठाने के लिए नहीं होता है, संदेश देने के लिए होता है। लेकिन वहां तो मारने की कोशिश हो रही थी सर, वीडियो आया था सामने। ठीक है, आप जो हेड कांस्टेबल थे दैया साहब, उन पर गोली चलाई गई थी। उनका ऑफिशियल बयान है, एफआईआर में उन्होंने बयान दिया ये बात का। मैं मना कब कर रहा हूं इस बात के लिए? आप नहीं, आप जस्टिफाई कर रहे हैं ना सर। एक शोभा यात्रा में निकाले गए जो हथियार हैं, जो रामलीला के कुछ किरदारों का मंचन कर रहे हैं या जो उनके समर्थक हथियार लेकर जा रहे हैं, हाथ में तलवार या भाले हैं शोभा यात्रा में। सर, ऐसे तो मुहर्रम में भी बहुत सारे लोग चाकू लेकर निकलते, तलवार निकलते हैं, वो तो मातम मना रहे हैं। आप उसको भी जस्टिफाई करेंगे? आप निष्पक्ष रहिए त्रिपाठी जी। आप नहीं, मैं निष्पक्ष हूं सर, मैं निष्पक्ष हूं। लेकिन आप कह रहे हैं कि वो हथियार लेकर निकले। पहली बार ऐसा नहीं हुआ सर, वहां दंगे हो रहे थे, कोई शोभा यात्रा नहीं निकाली जा रही थी। पूरे देश के अंदर सैकड़ों जगह के ऊपर इस प्रकार के विरोध होते हैं। असम के अंदर जाकर देखिए, सीए या एनआरसी का विरोध किस रूप के अंदर हो रहा है और देश के दूसरे भागों में किस रूप में हो रहा है। सवाल मेरा वो नहीं है, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं इस चीज को। मैं ये कह रहा हूं कि सरकार का काम है अमन शांति कायम करना। सरकार का काम है ऐसी नीतियां बनाए जो सभी को स्वीकार्य हो। जी, सरकार का काम है। सरकार ही अगर उत्तेजना पैदा करेगी, सरकार ही ऐसा माहौल बनाएगी कि दंगे हो, उत्तेजना बढ़े, तो मुश्किल होगा। फिर तो गांधी की बात करते हैं, नेहरू की बात करते हैं, सरदार पटेल की बात करते हैं और साथ में हिंदू मुसलमान की बात भी करते हैं। अभी उससे बाहर में निकल कर आए। 70 साल देश की आजादी को हो गया, कहां से कहां पहुंचे हैं। ये इनकी बदौलत थोड़ा पहुंचे हैं कोई। इसी माहौल के चलते हुए, इसी मानसिकता के चलते हुए, इसी सोच के चलते हुए नहीं पहुंचे हैं। गाज की सोच थी, ना कोई हिंदू था ना मुसलमान था, सबको साथ में लेकर चलकर आजादी मिली। सबने, मुसलमानों ने भी, हिंदुओं ने भी बराबर का योगदान आजादी की लड़ाई में दिया है। ये बात इनको समझना चाहिए। अगर ये समझेंगे तो आप शाहरुख पठान को अलग कर सकेंगे। आप एक समुदाय विषय के साथ जोड़ के उस समुदाय पे कटाक्ष नहीं करेंगे, शाहरुख पठान तक सीमित रहेंगे। जो हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हम लोग शाहरुख पठान को निशाना बनाकर एक समुदाय विशेष की बात करें, वो गलत है। उस पर हमें एतराज है। हम शाहरुख पठान के साथ नहीं है। उसने जुर्म किया है, सजा मिलेगी उसको, सलाखों के पीछे जाएगा वो। ठीक है सर, मैं एक बहुत सीधी सी बात पूछता हूँ गुप्ता जी, बिल्कुल सीधी सी बात है। आप कह रहे हैं कि शाहरुख पठान के साथ आप नहीं है। जो उसके साथ उसके नाम के नारे लगा रहे हैं, वो लोग कौन हैं? आप उनके साथ हैं? त्रिपाठी जी, देखिए आप क्या बात कर रहे हैं। अब शाहरुख पठान ने जेल में बैठ के ऑर्गेनाइज किया कि मेरे नारे वहां पर लगाए जाए। तमाशबीन भी बहुत सारे लोग होते हैं। यहाँ तो किसी की जेब कट जाए
या कोई साइकिल से गिर जाए सड़क के ऊपर, 200 आदमी वहां इकट्ठा हो जाता है। हाँ। सवाल ये है कि देखिए उसको लोगों की मानसिकता को, आम आदमी की मानसिकता को समझने की कोशिश नहीं सर, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। ये मैं वही आपके सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ। शाहरुख पठान के समर्थन में नारे लगे या नहीं लगे, उसके पीछे मैंने पहले ही आपको कहा था, उसके पीछे का वो देखिए किस बात को लेकर दंगे हुए, किस बात को लेकर इतनी उत्तेजना बनी कि शाहरुख पठान ने बंदूक निकाली, पुलिस वाले के ऊपर भी फायर करने की कोशिश की और कई राउंड 8 राउंड गोली उसने चलाई। ये सब बातों को समझने की जरूरत है, ये बातों को समझने की, ये मनोवैज्ञानिक तरीके से समझने की जरूरत है। इसलिए मैंने कहा कि सरकार की नीतियां ऐसी होनी चाहिए जो सबको स्वीकार्य हो। सरकार की नीति ऐसा ना हो कि हम एक पक्ष को, किसी एक विशेष समुदाय को या कुछ लोगों को चुराने की बात कर रहे हैं। हाँ। उनसे बैठ के संवाद करना। हरिशंकर किस लिए बनी है संवाद? हरिशंकर जी, मैं फिर आऊंगा आपके पास। सतीश जी समय मांग रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, संभवतः आपने जो बातें कही उसका जवाब भी देना चाह रहे होंगे। सतीश जी, समुदाय के साथ बैठकर बात करने की जरूरत है, आखिर उन्हें अलग नहीं किया जा सकता, इस समाज का हिस्सा है, गुप्ता जी का ये कहना है। 80 करोड़ लोगों को देश में अनाज दिया, क्या समुदाय विशेष देखकर दिया? क्या उज्ज्वला के कनेक्शन समुदाय विशेष देखकर दिए? क्या जिनको शौचालय दिए समुदाय विशेष देखकर दिए? क्या सबके लिए घर बनाए समुदाय विशेष देखकर दिए? क्या? लेकिन मैं एक बात पर ऐतराज जरूर कर रहा हूं। हरिशंकर गुप्ता जी ने कहा कि हिंदू कार्यक्रमों में हथियार लेकर चलते हैं। हरिशंकर जी बहुत सारे कार्यक्रमों में मेरे साथ साथ रहे हैं, रामनवमी की यात्रा में भी रहे हैं, सिख गुरुओं के में रहे हैं। क्या सिख समाज के गुरुओं के जो झांकियां निकलती हैं, क्या वो बगैर तलवारों के निकलनी शुरू हो जाएंगी? क्या जो खेल तमाशे करते हैं उनको बंद कर दिया जाएगा? क्या जो भोले शंकर की झांकियां बगैर त्रिशूल निकालनी है, क्या तय करे कांग्रेस? उसके बाद क्या प्रभु राम बगैर धनुष बाण के चले क्या झांकी के अंदर? क्या उसके अंदर हनुमान जी बगैर गदा चले क्या? जब रोड पर जब झांकियां निकलते हैं और बहुत सारे कार्यक्रम होते हुए चलते हैं, राम रावण की सेना लड़ती हुई दिखाई देते हैं, ऐसी झांकी मैं अपने लिए नहीं कह रहा, हरिशंकर जी और मैं दोनों बहुत कार्यक्रम में रहे हैं। तो क्या इस तरह के जो प्रदर्शनी वाले कार्यक्रम है, जिस तरह आपने कहा शोभा यात्रा के कार्यक्रम है, इनको आप हथियार मानकर शाहरुख पठान के रिवॉल्वर से मुकाबला करना चाहते हैं? क्या अंसार के रिवॉल्वर से मुकाबला करना चाहते हैं? क्या पत्थर फेंकने वाले उस विशेष जगह से जहां से पत्थर फेंक रहे हैं उनसे मुकाबला करना चाहते हैं? क्या तो कांग्रेस को तय करना चाहिए, कांग्रेस लिख कर दे दे कि हाँ भाई, जितने भी रामनवमी के जलसों में प्रभु राम की जो झांकी है ना, आज के बाद धनुष बाण लेके नहीं निकलेगी। भोले शंकर को भी त्रिशूल लेकर, त्रिशूल इनको बुरा लगने लगा, भाला इनको बुरा लगने लगा, कल भगवान श्री कृष्ण का चक्र सुदर्शन चक्र बुरा लगने लगेगा। ये कहां पर जा रही है कांग्रेस? क्या वोट के लालच में इतनी गिर जाएगी? क्या उसके अंदर जाकर इनके जो राहुल गांधी हैं, दुनिया में जाकर भारत की बुराई करेंगे? आज भारत पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है, आज चारों तरफ भारत की वाहवाही हो रही है और राहुल गांधी जाकर बुराई करते हैं और उनके प्रवक्ता यहां बैठकर हिंदू जो समुदाय के सैकड़ों साल से चले आ रहे कार्यक्रम है, जिसके अंदर आज तक कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई फसाद नहीं हुआ, किसी ने किसी पर हथियार नहीं उठाया, उस त्रिशूल को, धनुष को, गदा को और इस समुदाय के शाहरुख पठान के रिवॉल्वर से उसका मुकाबला करना चाहते हैं। मैं तो कहता हूं ऐसे लोगों को और ऐसे सारे के सारे राजनीतिक दलों को शर्म आनी चाहिए कि वोट बैंक के लालच में कोई राजनीतिक दल इतना नीचे उतर सकता है, इतना नीचे गिर सकता है। लाखों झगड़े कराने वाली कांग्रेस और सिखों का कत्लेआम दिल्ली में सबने देखा है, किसने नहीं देखा? कौन से पार्टी ने कराया? आज वो बैठकर यहाँ ज्ञान की बातें कर रही है, एकता की बातें कर रही है, सिर्फ इस बात के लिए कि शायद कुछ वोट उनको मिल जाए। कृपया करके कम से कम भी जमीन को समझिए, बहुत बड़ा वोट बैंक उनसे निकल चुका है, ऐसी बातों से वापस आने वाला नहीं है। मिनाज अहमद साहब हमारे साथ जुड़ गए। मिनाज जी, आवाज मिल पा रही है? हाँ। मिनाज अहमद साहब, एक शख्स के ऊपर यह आरोप है कि वो पुलिसकर्मी को मारने की कोशिश करता है और जब वो घर लौटता है तो नारेबाजी होती है, और उस नारेबाजी से क्या आपको नहीं लगता कि उसके जैसे और भी लोग बनना चाहेंगे, और भी ऐसे आरोपी पैदा होंगे जो पुलिसकर्मी को कुछ ना समझे उसके ऊपर पिस्तौल तान दे? हाँ, देखिए ऐसा है जी, किसका सेंस क्या है इसका सवाल जवाब तो समाज नहीं दे सकता, लेकिन समाज को चाहिए कि वो चीज करे और देखे और करे जी, जो समाज के लिए जायज और कानून के लिए जायज। अब मतलब कोई किसी को मार रहा है, उसकी वीडियो या मतलब उसको मतलब जो है
कोई इस्तकबाल कर रहा है तो ये तो कानून के नजर में भी ठीक नहीं है, समाज के नजर में भी ठीक नहीं है। अगर कोई आदमी गलत है तो मतलब फिर उसकी गलती को कोर्ट ने मतलब मोहलत दी है। साहब आप ठीक है, आप एक आदर्श बात कर रहे हैं कि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सतीश गर्ग जी हैं, वो ये कह रहे हैं कि एक समुदाय विशेष ही हमेशा ऐसा क्यों होता है कि वहां पर नारे लगाने वाला, अंसार को बढ़ावा देने वाला, अंसार के साथ खड़े हुए लोग, इस तरह वो समुदाय विशेष का एक जिक्र कर रहे हैं कि ऐसे समुदाय के लोग यहाँ पर क्यों पाए जाते हैं? आखिर ये लोग कौन है? आप देरी से जुड़े इसलिए आप शायद वो सुन नहीं पाए जी। ये जो है जी, हाँ, मतलब जुड़ा, चूंकि वो काम नहीं कर पा रहा था, हाँ, सही से बना हुआ, अभी भी कुछ दिक्कत है। इनको एक किसी की गलती को पूरा मतलब समाज ही मुजरिम दिखता है। अगर ये सवाल इनके ऊपर करें तो ये क्यों बिलबिला जाते हैं? मतलब ये तो एक आदमी की गलती को एक आदमी की ही गलती मानना चाहिए, पूरे समाज को उसमें कटघरे में खड़ा करने का इनको औचित्य नहीं बनता है, और ना ही इनको ये अधिकार है, किसी को भी, मुझे भी, आपको भी, किसी को भी नहीं। निश्चित रूप से अब उसके पूरे सियाको सवाल को चूंकि मैं पूरी बात सुना नहीं, और अगर मैं सुनता होता तो जवाब देता आपको, क्योंकि अगर एक आदमी की गलती को पूरे समाज की पर मढ़ना ना किसी इंसान का अकल इसकी बात की इजाजत देता है। अगर एक अंगुली उनसे खून निकल रहा है तो इसका मतलब थोड़े के पूरे हाथ को ही आप मतलब जख्मी कर देंगे, हाँ, जिसमें या पूरे हाथ में पट्टी बांध देंगे। जिस उंगली में जख्म है, पट्टी तो दवाई तो उसी में लगेगी ना। हाँ ठीक है, मैं अहमद साहब फिर लौटूंगा आपके पास, और सतीश जी इस पर भी आपसे जवाब लेंगे। सुनील कौशिक जी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। कौशिक साहब, मिनाज जी बहुत वाजिब बात कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि वो जो बीमार है उसकी बीमारी का इलाज होना चाहिए। अब वो जो शख्स बीमार है उसके पूरे परिवार का इलाज तो नहीं कीजिएगा, पूरे समुदाय का इलाज तो नहीं कीजिएगा। देखो, मुझे क्या लगता है कि राजनीतिक दल के लोग सिर्फ मीडिया को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। आज जो अभी आरोप लगा के साथ ये जो घटना दिल्ली में हुई, मीडिया बहुत दिखा रही है उसको, आपके सवालों पर भी उन्होंने सवाल उठा दिए। क्या उनको ये नहीं पता कि बुलंदशहर की घटना हुई थी वो मीडिया ने दिखाई? क्या उस पर भी चर्चा हुई? क्या जब इंस्पेक्टर को मारने वाले जब जेल से लौटे थे और उनका स्वागत हुआ तो किस मीडिया में नहीं चला? और आप देखिए, ज्ञान वापी मामले में आपने देखा होगा हर सिविल सोसाइटी के लोग और एक समुदाय के लोग 1991 के कानून की दुहाई देते, ठीक है। और उसी दिन हाई कोर्ट से दो आदेश, एक आदेश आया आगरा के ताजमहल को लेकर के, और उन्होंने कहा कि आप ऐसे ही चले आते हैं, पढ़ के नहीं आते, और उस जिस व्यक्ति ने अपील की उसको डांटा भी। आप सोशल मीडिया पे देखिए, हाई कोर्ट का बड़ा स्वागत किया, और बहुत वरिष्ठ लोग थे, ट्वीट उनके देखेंगे तो हाई कोर्ट के आदेश का बड़ा स्वागत करके और कहा गया जी बहुत अच्छी बात है, हाई कोर्ट ने उसको आईना दिखाया। शाम को फिर एक और आदेश आता हाई कोर्ट का कि मथुरा का जो प्रकरण है जन्मभूमि को लेकर के और मस्जिद को लेकर के, उसका 4 महीने में निपटारा करें। वही लोग उस हाई कोर्ट के आदेश पर सवाल उठाते, वही लोग 1991 के आदेश का देते हैं कि साहब 1991 का आदेश का पालन होना चाहिए हर समुदाय को, और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को भी वो पालन करना पड़ेगा। लेकिन सीए के बिल को लेकर के जब जहां लोकसभा में और राज्यसभा में पास होता है, राष्ट्रपति को उसको मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वो लोकसभा में पास नहीं हुआ। तो जब जो सकता है, मैं कह रहा हूं अपने हिसाब से निर्णय कर लेंगे। साहिबानो केस को आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है, लोकसभा में बदला जाता है। 2018 की बात करिए, SC/ST एक्ट को एक मामला सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, पूरा देश जल जाता है उसमें, और भारत सरकार को वो नियम बदलना पड़ा। तो जब ऐसा समुदाय केवल ये निर्णय करने लगेंगे कि हमारे हिसाब से जो निर्णय आ रहा है, या हमारे हिसाब से जो मीडिया दिखा रही है, या हमारे हिसाब से जो कार्रवाई हो रही है वो सही है, और हमारे हिसाब से नहीं हो रही है वो बिल्कुल गलत हो रहा है, वो किसी के इशारे पर काम किया जा रहा है, किसी के इशारे पर मीडिया काम कर रही है, और किसी के इशारे पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट निर्णय ले रहे हैं। जब ऐसा होने लगे जिस लोकतंत्र में, तो सही और गलत के मायने कौन दिखाएगा? ये लोग जहां बैठे हुए हैं, जिनकी जो इतने बड़े लोग हैं, जिनका युवा गरीब समुदाय आप देखता है भगवान की तरह मानता है, कहता है कि हम आगे जाकर के यही देश चलाएंगे, और हम इन्हीं के हाथों में सुरक्षित है। और जब ऐसे लोग ये बात करने लगे, जब बंटवारे की बात करने लगे, जब ये करने लगे कि हमारे हिसाब से जो होगा बिल्कुल सही है,
मीडिया दिखाएगी, हमारे हिसाब से दिखाएगी। कांग्रेस, बार बार कांग्रेस के लोग यही कहते हैं, नहीं आप भाजपा की भाषा बोल रहे हैं। मैं तमाम मुद्दे दे रहा हूं। कांग्रेस को तमाम बार मीडिया ने आईना दिखाने का काम किया, भाजपा के प्रवक्ता के रूप में बात। आप देखिए, मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव हुआ 2022 में। मीडिया ने कहा, हम लोग भी कहते रहे कि बहुमत नहीं आ रहा है बीजेपी का। बीजेपी ने उसको पॉजिटिव लिया और विरोधी दल क्या कहते रहे, आराम से हवा में उड़ते थे। तो जब हम जैसे लोग या मीडिया जब आईना दिखाने का काम करेंगे, उसको पॉजिटिव आप नहीं लेंगे और उसके हिसाब से आप अपने निर्णय नहीं बनेंगे, नीतियां नहीं बदलेंगे और ईमानदारी से आप सवाल उठाइए, कोई दिक्कत नहीं। 2-4 लोग चुनिंदे लोग हो सकते हैं जो किसी के बेकाबे में आ जाए, लेकिन केवल और केवल निर्णय ये हो कि बुलंदशहर की घटना दिखाई तब तो स्वागत आपने किया और दिल्ली की घटना दिखाने लगे तो करे साहब मीडिया किसी के सारे पर काम कर रही है, ये कोई मुद्दा है करने का। अब बुलंदशहर की घटना होती है तो हथियार उठाने की बात होती है तो कहते हैं साहब बहुत गलत है, सरकार वहां कार्रवाई नहीं कर रही। यही लोग थे जो सरकार पे आरोप लगाया। मीडिया ने भी कहा कि सरकार ने गलत किया है। पहले तो उनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए थी और जमानत मिल गई तो उनका स्वागत नहीं होना चाहिए था। और आज यहां जिंदाबाद के नारे लगते हैं तो वही लोग चिन्ह ताप करिए, वही लोग मीडिया पर आरोप लगाते। तो ये इस देश में नहीं चलने वाला है। कम से कम थोड़ा तो एक ऐसी घटनाएं जो होती हैं जहां समाज को बांटने का काम करती हैं, वहां तो कम से कम ईमानदारी रखिए, कम से कम वहां तो संदेश देने का काम कीजिए, कम से कम वहां तो बड़प्पन की बात कीजिए। लेकिन हर मुद्दे में, हर घटना में आप राजनीति देखेंगे और ये देखेंगे कोई वर्ग नाराज हमसे ना हो जाए, कोई समुदाय हमसे नाराज ना हो जाए। और बार बार अल्पसंख्यक क्या मुसलमान होते हैं? अल्पसंख्यक जैन नहीं है, अल्पसंख्यक ईसाई नहीं है, अल्पसंख्यक और नहीं है क्या? तो केवल मुसलमानों की तुलना अल्पसंख्यक से क्यों होती है? और दूसरी बात, तमाम योजनाएं यहाँ चल रही है, बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे, बिल्कुल सही बोल रहे थे। तमाम कोई भी सरकार रही हो, मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा, किसी भी सरकार में ये नहीं कहा जा सकता कि तुम अल्पसंख्यक हो तो आपको योजना का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी राजनीति होती है, चाहे वो बीजेपी करे, चाहे कांग्रेस करे, चाहे आप पार्टी करे। कोई भी एक ऐसा एग्जाम्पल नहीं है इस देश में सरकारी योजनाओं का ये कह दिया हो कि आप मुसलमान हो इसलिए आपको योजना का लाभ नहीं, या आप हिंदू हो आपको उस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जब सरकार योजनाओं का लाभ आप ईमानदारी से बराबर के हक से देना चाहती है तो कार्रवाई भी बराबर के हक से करेगी। फिर मां अल्पसंख्यक बहुसंख्यक देखने की क्यों बात हो? बिल्कुल, निश्चित रूप से सतीश गर्ग जी हमारे साथ मौजूद हैं। सतीश जी, इस तरह का संदेश रोकना होगा और ऐसे लोगों में जो आरोपी है, जो दोषी है, जिसने गलत काम किया, उसे हीरो बना करके प्रेजेंट करने की इस तरह की जो नीति है उस नीति को रोकना होगा। और ये कैसे रुकेगा? और चूंकि फिर समुदाय विशेष की बात आती है, जैसे हमारे साथ अभी अहमद साहब जुड़े थे, मिनाज अहमद साहब, वो ये कह रहे थे कि एक शख्स अगर गलत है तो पूरी कौम गलत नहीं हो सकती। ये सोच कैसे बदलेगी? देखिए, जो आप कह रहे हैं मैं बिल्कुल इस बात के हक में हूं। हाँ। कि जो देश है ये सबका है, सबके लिए है, ना किसी के लिए कम है ना किसी के लिए ज्यादा है। हाँ। अगर सुविधाओं का लाभ मिले तो सबको बराबर मिलना चाहिए और सजा मिले तो भी सबको बराबर मिलना चाहिए। लेकिन जब कोई व्यक्ति कहता है नहीं इनके लिए विशेष है, पहले इनको बाद में दूसरे को, भाई अगर सबसे पहले मिले तो कमजोर को मिले, हाँ। गरीब को मिले, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी समुदाय का हो, आप दीजिए ना, किसने रोका है? लेकिन जब जाति के कारणों से, धर्म के कारणों से आप किसी बात को विशेष तौर पर कहते हैं कि नहीं साहब इनको दीजिए, जिस तरह मैंने अभी दिल्ली की चिट्ठी का जिक्र किया, अभी मुख्यमंत्री ने, शिक्षा मंत्रालय ने एक पत्र लिख दिया प्राइवेट स्कूलों को कि आप अल्पसंख्यक समुदाय के और जो बच्चे हैं उनकी फीस वापस कर दीजिए कोरोना की। क्यों साहब? बाकी दूसरे समुदाय के बच्चों ने क्या कसूर किया? आप अगर ये कहते हैं जो बिल्कुल बीपीएल के हैं, अगर आपने उनसे ले लिया है तो आप छोड़ दीजिए। बात समझ में आती है कि भाई कमजोर आदमी के लिए कुछ विशेष बात कही होगी। लेकिन जब आप धर्म देखकर, जाति देखकर, किसी को खुश करना है इसको देखकर चीजों को, सही को सही कहिए, गलत को गलत कहिए, सारा देश खड़ा है, मेरे कोई अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन जब पूरा का पूरा देश आपके चैनल को जब ये देखता है और जब इस तरह के प्रवक्ताओं की इस भाषा को देखता है कि एक वोट बैंक के लिए कहीं तक चले जाएंगे, तो मैं फिर कह रहा हूं नुकसान इन्हीं को होने वाला है। कहां से लेकर और कहां तक आ गए और कहां जाकर रसातल में जाएंगे अंदाजा नहीं आ पाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं अब भी समझ जाओ, देश के लिए खड़े हो। जो ठीक है, अगर शाहरुख ने गलती की है तो निश्चित रूप से आपको उसकी भर्त्सना करनी चाहिए। फिर उसके अंदर जोड़ेंगे उसने की थी, आप कहिए ना शाहरुख गलत था, आप कहिए ना यासीन मलिक गलत था, आप बताइए ना कि क्या क्या इस समुदाय के साथ हुआ, क्या बिट्टा कराटे गलत था। वो कहने में इनको डर लगता है, डर लगता है कभी कोई वोट बैंक ना खिसक जाए। साहब देश के लिए सोचिए, देश के लिए सोचेंगे वोट अपने आप आ जाएंगे। आप पहले ही बहुत सोच चुके हो। और एक कहावत कहा करते हैं हरियाणा में कि चोर को क्या मारना, चोर की मां को मारो।
बात वही है, जो बात उस समुदाय की नहीं है, उस समुदाय के पीछे अपने वोट बैंक के लालच में जो खड़े हुए लोग हैं ना, पॉलिटिकल लोग, कुछ दल जो खड़े हैं, जो उनको भड़काते हैं, उनकी सोच को ठीक होने की जरूरत है, उनको समझने की जरूरत है। ये भड़काओगे, ये देश भी कहीं ना कहीं नुकसान पाएगा और आप तो खत्म हो ही जाओगे। इसलिए उनको अपनी सोच बदलने की जरूरत है। गुप्ता जी। जी, सतीश गर्ग जी कह रहे हैं सोच बदलने की जरूरत है, वरना गर्त में चले जाएंगे। देखिए सतीश जी की बात यह है कि जो बातें मैंने कही, मैंने तो आपके सामने आपको संबोधित करके ही कहा कि हम शाहरुख पठान की निंदा करते हैं। उसने गलत काम किया, जुर्म किया है, तो सलाखों के पीछे होना चाहिए। और मुझसे क्या कहलवाना चाहते हैं आप? मैंने उसका समर्थन किया है। 70 साल आजादी के बाद से अब तक कांग्रेस पार्टी सरकार में रही, 8 साल से ये लोग सरकार के अंदर आए। इस देश का विकास कहां से कहां पहुंचा है, इनके मुंह में भी जबान आ गई। विकास के चलते हुए आज हवाई जहाजों में उड़ते घूम रहे हैं। क्या वो मुसलमानों के लिए किया गया है? ये हमें एंटी हिंदू लेबल करने की बार बार जो कोशिश करते हैं, ये क्या है? ये हमने कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया। भारतीयता के ऊपर गर्व किया हम लोगों, सबका विकास किया, सबको साथ में लेकर चले। मैं बार बार इस बात को कहने की कोशिश करता हूं, इस बात को समझने के लिए कोशिश करना चाहिए। राहुल गांधी की बात करते कि देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई, बदनाम करने की क्या कोशिश कर रहे हैं? अमेरिका के प्रधानमंत्री से आप नमस्ते करना चाह रहे हो, आपकी नमस्ते लेने को तैयार नहीं है वो। एक देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश के प्रधानमंत्री के कंधे पर किस घटिया तरीके से हाथ मार रहा है, ये देखने को तैयार नहीं। बदनामी इसमें होती है कि बदनामी इस बात को कहने की होती है। हमें याद नहीं है कि अमेरिका कहते रहा मोदी जी जो देश के बारे में क्या क्या कहा था कि देश बर्बाद हो चुका है, अब हम लोग आए, हम इसको सुधारेंगे। ये बातें ना करें, अच्छा है। इतिहास में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनका उल्लेख करना भी गलत होता है। अभी तो अमेरिका गए हुए हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति ने नमस्ते लेने से मना कर दिया मोदी जी की। और क्या चाहिए आपको इससे ज्यादा? आप फ्रांस के राष्ट्रपति के कंधे पर हाथ मार रहे हैं। कभी ऐसा हुआ है कि एक प्रधानमंत्री दूसरे प्रधानमंत्री के कंधे पर हाथ मार रहा हो और जिस धंधे मार रहे हैं? ये बदनामी, ये आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, आपका आत्मविश्वास नहीं है, इसलिए सारी हरकतें होती है। तो मेरा कहने का त्रिपाठी जी मतलब ये, मैं कटाक्ष किसी पर नहीं करना चाहता, मैंने बड़ी साफ और ईमानदारी से बात करी है। हाँ। जब ये लोग अपने फेवर के लिए, अपने मंसूबे के लिए, अपने मकसद की पूर्ति के लिए कितना मर्जी झूठ बोल सकते हैं, कोई कही हुई बात को वापस ले सकते हैं और कितने शानदार तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं, उसका उदाहरण सतीश गर्ग जी ने अपनी भाषा के अंदर दे दिया। पहले कुछ बोल रहे थे, आप कुछ और बोल रहे हैं। 70 साल देश का विकास हुआ है, कांग्रेस पार्टी ने क्या मुसलमानों के लिए किया है? इनके बच्चे बढ़िया से बढ़िया स्कूल में नहीं पढ़ते, बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन के लिए विदेशों में नहीं जाते, नौकरियों पर नहीं लगे हुए हैं। ऐसा आरोप क्यों लगाते हैं? एंटी हिंदू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं बना पाएंगे। क्योंकि देश का हर आदमी जो है विकास चाहता है, अपने बच्चों की, अपने परिवार की सुरक्षा चाहता है। और देश के लोग इस बात को समझ रहे हैं कि इनके हाथों में, इस पार्टी की सरकार के हाथों में देश की सुरक्षा नहीं है, रोज तबाही है, रोज उन्माद है, रोज टूटेंगे, रोज मरेंगे, रोज सोचेंगे। मैं गुप्ता जी, मैं आपको रोक रहा हूं, ठीक है? आपने बहुत तथ्यपरक बात कही गुप्ता जी। मैं सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। आपने बहुत तथ्यपरक बात कही कि आप बिल्कुल देश के विकास में शुरू से रहे, और चूंकि ठीक है कोई भी राजनीतिक दल होता, मैं सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं कर रहा या सिर्फ बीजेपी की, जो सत्ता में उसकी जिम्मेदारी है देश का विकास करने के लिए, आपको जनता ने चुना है। लोग, मैं आ रहा हूं सर, उसी बात पर आ रहा हूं। मेरा सवाल यह है कि आप कह रहे हैं कि आपको एंटी हिंदू बनाने की कोशिश क्यों की जा रही है, जब आपके एक शीर्ष लीडर, देश के पूर्व प्रधानमंत्री, बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, बहुत स्कॉलर व्यक्ति हैं, उनके जैसा बनने के लिए बहुत कई जन्म लेने पड़ेंगे लोगों को, लेकिन जब वो शख्स ऐसी बात कहता है कि पहला जो हक है वो अल्पसंख्यक वर्ग का है, बाकी के लोग कहां जाएंगे सर? पर इसी तरह की बातों का फायदा उठाते हैं बीजेपी के लोग। जी जी मैं बोलूं सर, आप मनमोहन सिंह को कोट कर रहे हैं, किस बात को, कितनी बड़ी बात को कितना छोटा करके आप लोगों के सामने रख रहे हैं। मुझे आश्चर्य इस बात के लिए, किस संदर्भ में उन्होंने क्या बात कही थी उसको पूरा पढ़िए, उनके पूरे बयान को पढ़ दीजिए, आपको ही लगेगा कि मैंने गलत कह दिया। हाँ। आप उनके पूरे बयान को पढ़ दिए, आप वो टुकड़े में बात मत करिए किसी के कहने से। हाँ। सतीश जी ने वो बात कही तो आपने भी वही बात। नहीं, मैं बिल्कुल, आप फिर मेरी बात को आप गलत ना समझे। मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं कि मैंने पूरी, आपने लास्ट में मेरा सेंटेंस पूरा नहीं सुना। मैंने कहा इस तरह के जब वो बयान देते हैं तो बीजेपी के लोग इस चीज का फायदा उठाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने क्या कहा, किसके संदर्भ में कहा। आप बात पूरी करें सर। हाँ
त्रिपाठी जी मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि मनमोहन सिंह जी की काबिलियत के ऊपर कोई शक नहीं कर सकता। आपने भी बहुत बात कही, बहुत अच्छी बात कही। सवाल यह कि किस संदर्भ में उन्होंने ये बात कही थी। अभी इन्होंने गरीब की बात कर दिया, ये कब से गरीब के हकदार में हो गए? दिल्ली के तमाम झुग्गी झोपड़ियों में लोग बसे हुए, दिल्ली के विकास के अंदर भरपूर हाथ उनका है। आवास की योजना उनको नहीं मिल पाई, वो एक अलग चीज है। अब उनको बेदखल करने के लिए सुबह से शाम तक बुलडोजर चला रहे हैं उनके ऊपर। क्या यही गरीब के साथ हैं ये लोग? तो किस संदर्भ में मनमोहन सिंह जी ने वो बात कही, उसको पूरे को हमें समझने की जरूरत है। हम एक इतने बड़े आदमी के ऊपर ये बात कहकर उन पर ऐसा आरोप ना लगाएं जो जायज नहीं है। ये मेरा कहने का मतलब। ठीक है, सतीश जी के पास चलेंगे। और सतीश जी ये कह रहे थे विकास के मना कौन करता है, लेकिन वही राजीव गांधी प्रधानमंत्री होते हुए कह रहे थे 1 रुपए भेजता हूं 15 पैसे पहुंचते हैं। किसका राज था? किसके राज में वो 1 रुपए के 15 पैसे रह गए? आज कोई नहीं कह रहा है, आज तो 100 के 100% पैसे पहुंच रहे हैं। तो ये 15 पैसे को 100 पैसे बनाने वाली सरकार कौन सी है? 1 पैसे का आरोप नहीं लग पा रहा है। तो ये संजय साहब विकास तो किया है, क्योंकि जैसा आपने कहा कि जो भी सरकार रहती है उसका दायित्व होता है, लेकिन वो विकास जमीन पर कितना हुआ और इन लोगों के जेब में कितना हुआ, इसको समझने की जरूरत है। जब पैसा टैक्स का आता है तो कहीं लगता है। आज उस समय पर सड़कें बन रही थी 4.5 किलोमीटर प्रतिदिन, आज बनती है 40 किलोमीटर से ज्यादा हाईवे बन रहा है प्रतिदिन। तो विकास की दर का अंतर। और मनमोहन सिंह कह रहे थे पैसा पेड़ों पर लगता है क्या जो मैं दे दूं? आज पैसे के कारण विकास की योजना रुकी नहीं है जी, बहुत बड़ा अंतर। लेकिन ठीक है साहब, बिल्कुल ठीक है सर। किन सरकारों ने क्या काम किया सर, ये तो हमें चर्चा करनी ही चाहिए। मैं सर आपको रोक रहा हूं सतीश जी, मैं रोक रहा हूं माफी के साथ, लेकिन विषय आपकी सरकार ने क्या काम किया या इनकी सरकार ने क्या काम किया वो नहीं था। बिल्कुल फाइनल कमेंट बहुत शॉर्ट में जवाब दीजिएगा। इस तरह के आपराधिक मानसिकता के लोगों का इस तरह स्वागत किया जाना, हो सकता है वो षड्यंत्र ही हो। इस तरह का षड्यंत्र भी सर एक गलत संदेश दे सकता है। क्या आखिरी कमेंट कहना चाहेंगे इसके बारे में, कैसे रोकेंगे इसे गर्ग साहब? मेरा यह कहना है ऐसे लोगों की जमानत जो हुई है, ऐसे लोगों को सरकार को समझना चाहिए, जो दुर्दांत अपराधी कहना चाहिए। कारण क्योंकि उनके जरा से इन्होंने तो कहा कि उत्तेजना में पिस्तौल उठा लेते हैं। 60-70 शायद कितनी मुझे संख्या पूरी पता नहीं है, दंगों के अंदर लोग लीड गए हैं। और ऐसे लोग जब इस तरह के हथियार उठाते हैं या इस तरह के लोग जमानत मांगते हैं और फिर उसके अंदर कांग्रेस की पूर्व पार्षद या वर्तमान पार्षद आम आदमी पार्टी के मिलते हैं उनका नेतृत्व करते हुए, तो ध्यान आता है कि कौन लोग पीछे हैं। ऐसी मानसिकता को एक बड़ा पक्ष गर्ग साहब रह गया, क्योंकि आम आदमी के पार्टी के प्रवक्ता आ नहीं पाए इस वजह से, चूंकि वहां से भी कुछ बातें होती, इसलिए मैंने जिक्र नहीं किया, चूंकि उनके प्रवक्ता नहीं है हमारे साथ। जी जी बिल्कुल, गुप्ता जी फाइनल कमेंट्स आप ही के पास आ रहा था मैं। देखिए ऐसा त्रिपाठी जी मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन ये बार बार एक बात को कर रहे हैं। कपिल मिश्रा को तो आज तक किसी ने कुछ नहीं कहा। इतना जहर पब्लिकली डीसीपी के बगल में खड़ा होकर उसने बात करी है, जिसने दंगे भड़काने के अंदर शाहरुख पठान से ज्यादा भूमिका अदा करी। उसको तो आज तक कुछ नहीं कहा किसी ने, किसी सरकार ने नहीं पकड़ा, कोई एफआईआर लॉन्च नहीं की, पुलिस ने सरकार के डर से उसके खिलाफ में चार्जशीट तक नहीं फाइल की। कपिल मिश्रा के बारे में किसको नहीं मालूम है? आज वही कपिल मिश्रा मोदी के खिलाफ में दिल्ली विधानसभा की सीडी जो है आज दोबारा से दिखाने को तैयार है। उसके बारे में क्या कहेंगे? गुप्ता जी करना चाहिए था उस समय था, हम इस पर और डिटेल में बात करते हैं, अभी समय की कमी है। ठीक है, अब फिर इस पर विषय पर आगे कभी बात करेंगे। कौशिक साहब, चूंकि इस तरह की मानसिकता बच्चे भी देखते हैं सर, सोशल मीडिया पर बच्चे ज्यादा रहते हैं आजकल, ऐसी वीडियोस देख करके क्या सीखेंगे वो? वही मैंने अभी भी कहा त्रिपाठी, जो बच्चे, जो युवा, जो लोग आदर्श आपको मानते हैं और एक आदर्श देश की स्थापना के लिए, आदर्श लोकतंत्र की स्थापना के लिए आपसे उम्मीद करते हैं, और जब आप ये कहने लगे चैनल्स पे बैठ करके कि तुमने कम किया, तुमने ज्यादा किया और हमने कम किया, हमारे व्यक्ति ने वो किया इसलिए ये सही है, इसने ये किया तो वो सही है, तो ऐसा होने लगेगा। मुझे लगता है कि लोकतंत्र को खत्म करने के लिए आप आगे राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से, और हालांकि समय की कमी है कौशिक साहब, लेकिन जो बात आपने शॉर्ट में कही उससे साफ जाहिर है, हालांकि लोकतंत्र के बारे में ये कितना प्रभावी होगा, क्योंकि लोकतंत्र देश का जो हमारे है वो सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और इतने बड़े लोकतंत्र में क्या कोई भी शख्स गलत आवाज उठाएगा तो उसका विरोध करने वाले नहीं खड़े होंगे? ये सवाल का जवाब हर कोई जानता है, लेकिन इस तरह की घटनाएं, इस तरह के हीरो बनाने की कोशिश इस तरह के आपराधिक मानसिकता के व्यक्ति को, ये बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ऐसा लोगों में
संदेश जाने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर बातचीत करने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, चल लौटते कुछ और खबरों के साथ।